प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट हिंदी में जून 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 25 प्रश्नों का सेट आपके साथ सेशन को साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न है हमारा 41 पे। सूची 1 में भारतीय विचारकों के नाम है और सूची 2 में उनके द्वारा लिखित पुस्तक है। सूची 1 है भारतीय विचारक और सूची 2 है पुस्तकों के नाम। ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी अरविंद, श्री अरविंद, डी स्वामी विवेकानंद। सूची 2 में पुस्तक के नाम में है 1 ए लाइफ डिवाइन, 2 वर्तमान भारत, 3 दी होम एंड द वर्ल्ड, 4 माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसमें मैचिंग करना है आपको कौन किसके साथ में होगा। तो महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ सही है। रविंद्रनाथ टैगोर का है दी होम एंड द वर्ल्ड। श्री अरविंद ए लाइफ डिवाइन। स्वामी विवेकानंद वर्तमान भारत। ये हमारा है यही। तो क्या हो जाएगा A4 एक ही में है, A4 B3 C1 D2। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। बयालीस में है नौकरशाही प्रबंधन की प्रमुख सीमा है। ए कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, बी कार्य प्रक्रिया में अड़चनें पैदा होती है, सी कार्मिकों को कार्य प्रक्रिया में कोई चयन अवसर नहीं होता, डी कार्य प्रक्रिया पर बल दिए बगैर नियमों तथा विनियमों को लागू करना। नौकरशाही प्रबंधन, नौकरशाही जो सिद्धांत है ये मैक्स वेबर का है। और इनके अनुसार किसी भी संगठन के व्यवस्थित गठन का आधार इसे दक्षता एवं आर्थिक प्रभावशीलता को सुनिश्चित किया जाता है। यहाँ प्रशासन के लिए एक आदर्श प्रतिमान है। किसी भी संगठन की शक्ति संरचना को ध्यान में रखता है। यह जो है इनके प्रमुख सीमा है। कार्य प्रक्रिया में समस्याएं, अड़चनें, समस्याएं कहिए या अड़चनें कहिए उत्पन्न होती है, यानी बी हमारा होगा। चले सही आंसर का मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 को। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए जिन परीक्षणों में अधिक पद होते हैं उनकी विश्वसनीयता अधिक होती है। तर्क रीजन आर है प्रत्येक प्रशिक्षण पद परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। क्या हो जाएगा सही विकल्प हमारा। जिन परीक्षणों में अधिक पद होते हैं, जो टेस्ट लिया जाता है उसमें अधिक पद होते हैं, उनकी विश्वसनीयता अधिक होती है। सही तो है। जहाँ ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं और पद भी आपको ज़्यादा है तो उसकी विश्वसनीयता भी तो सही होगी ना। यह तो नहीं ना है यहाँ 3 को पूछे तीनों रटा दिया गया था, 10 को पूछे 10 में से कितना आया। प्रत्येक प्रशिक्षण पद परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। प्रशिक्षण ये परीक्षण होना चाहिए, प्रत्येक परीक्षण, चूंकि यहाँ परीक्षण से रिलेटेड है इसलिए यहाँ परीक्षण ही हो। प्रत्येक परीक्षण पद
परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। यह कथन गलत है। परीक्षण परीक्षण है, उसके विश्वसनीयता को कैसे बढ़ा सकता है? तो कहीं ना कहीं जो है आर वह सही नहीं है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर गलत, ए सही, ऑप्शन सी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे, सूची 1 में उल्लेखित शोध के प्रकार का सूची 2 में उल्लेखित विशेषताओं में मिलान करें। इसको यहाँ क्या करना है? मैचिंग करना है ABCD को 1 2 3 4 5 से। इसमें लेकिन 5 दिया गया है और कोई 4 को ही हमें चयन करना है। ए में है शोध का प्रकार जो दिया गया है वो है आपको अन्वेषणात्मक, मतलब खोज करने वाला। तो यहाँ जो है क्या होता है? सर्वप्रथम गुणात्मक प्रदत्त संकलित किए जाते हैं तथा उसे ही बाद में प्राधान्य मिलता है। ये हो जाएगा। अन्वेषणात्मक का क्या हो गया? ए का 2, A2 एक ही में है, आपको ऑप्शन बी की ओर है। B4 लघु समूह आधारित, लघु समूह आधारित सर्वप्रथम परिमाणात्मक प्रदत्त संकलित किए जाते हैं जो बाद में प्रधानता रखते हैं। यहाँ परिमाणात्मक कह रहा है, किसके लिए? लघु समूह के लिए। ठीक है, लेकिन यह बैठ नहीं रहा है। A2 तो सही है, यह बी हो जाएगा आपका प्रदत्त के लिए सर्वांग पूर्व विश्लेषण। ठीक है, प्रदत्त के लिए सर्वांग पूर्ण A2 B5 होगा। ठीक है, व्याख्यात्मक, व्याख्या करना, तो यहाँ परिमाणात्मक को संकलित किए जाते हैं, बाद में प्रधानता मिलती है। परिमाणात्मक को संकलित किए, ये होगा आपका किसका? व्याख्यात्मक, यानी सी का 4। चलिए डी में आते हैं। त्रिभुजीकरण, यहाँ परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों को संकलित किए जाते हैं और उन्हें समन्वित किया जाता है। क्या होगा? पहला हो जाएगा डी का 4। तो ABCD हो गया हमारा। A2 A2 एक ही में, यह आपको B5 होगा, C4 होगा, गलती हो गई। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। पैंतालीस में निम्नलिखित तालिका में एक शोध परियोजना में छात्रों के 4 समूह का भर्ता विशल अनोवा परीक्षण का संक्षेप सार है। चर्चा का स्रोत SS वर्गों का योग, DF स्वतंत्रता का स्तर और SS वर्गों का मध्यमान योग, समूह के मध्य परस्पर और समूह के भीतर, यही तो है। तो इसमें क्या करना है कि हमको परीक्षण का संक्षेप सार क्या है, यानी F का मान निकालना है। उपरोक्त आंकड़े के लिए F यहाँ दिया हुआ है आपको, F का मान क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? MS समूह के मध्य बटे MS समूह के भीतर। तो यहाँ समूह के मध्य कौन है? 23.33 और समूह के भीतर तो ये हो गया आपका 7.62। तो लिखा जाएगा 23.33 बटे 7.62। अब इसको कटापिटी करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 3.06। लेकिन हमको यही आंसर आपको दे रहा है, ऑप्शन सी की ओर।
चलिए अगला प्रश्न 46 में, सावित्रीबाई फुले को नीचे की सूची के अंतर्गत कौन से क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? ए शांति शिक्षा, बी कला शिक्षा, सी अनुसूचित जातियों की शिक्षा, डी महिलाओं की शिक्षा और ई है बाल देखभाल शिक्षा। कोई दो कथन का चयन करना है, दिया गया है 5 और आपको 2 का चयन करना है। तो यहाँ जो है अनुसूचित जातियों की शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा, इसके लिए सावित्रीबाई फुले को आज भी याद किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? सी और डी, डी में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 47 पर है, उपबोधन के किस प्रकार में सेवार्थी की समस्या के तदनुभूतिक अवरोध पर बल दिया जाता है? ए तार्किक समस्या विश्लेषण आधारित परामर्श, बी व्यक्ति केंद्रित मानवीय दृष्टिकोण अभिभावी परामर्श, सी यथार्थ आधारित निर्देशात्मक परामर्श और डी है व्यवहारात्मक औशोधन आधारित परामर्श। तो यहाँ जो है आपको परामर्श, यह परामर्श जो है सेवा निर्देशित, सेवा में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए यहाँ किया जा रहा है। तो शिक्षक छात्र का जो संबंध रहता है उसी में ही समस्याओं का समाधान किया जाता है। यह आपका शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत विकास एवं समायोजन में भी मदद करता है। सेवार्थी की समस्या तदनुभूतिक और केंद्रीय मानवीय दृष्टिकोण अभिभावी परामर्श दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा विकल्प बी की ओर है, केंद्रित मानवीय दृष्टिकोण अभिभावी परामर्श, ऑप्शन बी। अड़तालीस में निम्नलिखित 2 कथन है। कथन 1, जैसे जैसे अल्फा स्तर अधिक कठोर अर्थात 0.05 से 0.01 होता है, सांख्यिकी परीक्षण की शक्ति में न्यूनता आती है। कथन 2 है, अनिर्देशात्मक परिकल्पना के सापेक्ष निर्देशात्मक कल्पना अधिक शक्ति की ओर अग्रसर होती है। दोनों कथनों में चयन करना है कि कौन हमारा सही होगा। तो ये दोनों कथन आपको पूर्णतः सही है कि अल्फा स्तर जो है अधिक कठोर यानी 0.05 से 0.01, तो यह सांख्यिकी परीक्षण की शक्ति में न्यूनता आती है। और अनिर्देशात्मक परिकल्पना नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के सापेक्ष जो निर्देशात्मक कल्पना है वह अधिक शक्ति की ओर अग्रसर होती है। दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उनचास में है, ब्रांड विकसित करने और विपणन को बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जोर दिया गया है? ए प्रणाली विश्लेषण सिद्धांत, बी संकेत सिद्धांत, सी तार्किक चयन का सिद्धांत और डी है मानव पूंजी सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा? ब्रांड को बढ़ाने के लिए और विपणन यानी मार्केटिंग को क्या हो जाएगा हमारा संकेत सिद्धांत। यहाँ जो है यह संकेत सिद्धांत पर बल दिया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 50 पे है, सांख्य दर्शन में सर्ग को माना जाता है एक
क्या माना जाता है? एक के रूप में प्रयोजन मूलक प्रक्रिया, बी रेखीय प्रक्रिया, सी यांत्रिक प्रक्रिया और डी है अभिनव परिवर्तन। तो महर्षि कपिल जो थे वो आपके सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे और इन्होंने सांख्यकारिका ग्रंथ की रचना भी की। सांख्य इसमें जो है आपको प्रकृति जो सतो रजो और तमो के रूप में जाने जाते हैं। यह जो है तीनों की अपना अपना प्रकृति है और ये गुण प्रकृति के अंगभूत तत्व है सांख्य ऋषि में। तो यह क्या है? हमारा प्रयोजन मूलक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए की ओर हो जाए। चलिए 51 पर है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समग्र शिक्षा में प्रतिधारित की गई है? ए एसएसए और आरएमएसए, बी आरएमएसए और आरयूएसए, सी आरयूएसए एसएसए और आरएमएसए और टीई, डी है एसएसए आरएमएसए और टीई। क्या होगा हमारा सही विकल्प? समग्र शिक्षा। जैसा कि बोलने में ही लगता है समग्र, यानी सभी शिक्षाओं को एक साथ यहाँ जोड़ दिया गया है। यह कार्यक्रम जो है आपको क्या क्या आता है? एसएसए, एसएसए का मतलब है सर्व शिक्षा अभियान, और उसके बाद है रमसा आरएमएसए यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और तीसरा है आपका टी यानी टीचर एजुकेशन। इसे शामिल किया गया है समग्र में। ऑप्शन सी की ओर। चलिए अगला प्रश्न हम है 52 की ओर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है वृद्धि अविरल है। इस तथ्य के अलावा यह भी कहा जा सकता है कि विकास की कुछ अवस्थाओं में यह सापेक्षता क्षिप्र भी हो सकती है। कथन दो है कि शारीरिक विकास में विकास की प्रक्रिया का एक खास प्रतिरूप होता है, सिर पदोन्मुख अनुक्रम, जबकि मानसिक विकास में यह मूर्त चिंतन स्तर की क्षमता में अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ता है। ABCD कथन आपको दिया गया है, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ सही है कि वृद्धि अविरल है, वृद्धि अविरल है और यह सापेक्षता क्षिप्र भी हो सकती है। यहाँ दोनों सही है। शारीरिक विकास में सिरोपदोन्मुख हमारा विकास होता है, तो दोनों कहीं ना कहीं कथन सही है। अगला प्रश्न 53 पर है। मानव पूंजी सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन पर जोर दिया गया है? ए कर्मचारियों की सुरक्षा, बी कर्मचारियों की अभिप्रेरणा, सी कर्मचारियों की सेवारत शिक्षा और डी है कर्मचारियों की भर्ती। तो मानव पूंजी सिद्धांत बोला जा रहा है, तो सुरक्षा की यह बातें नहीं है। जो कर्मचारी है उनकी सुरक्षा नहीं, पूंजी, मानव का पूंजी सिद्धांत के अंतर्गत कर्मचारियों की अभिप्रेरणा हो जिससे वह अधिक से अधिक काम कर सके। कर्मचारियों की सेवारत शिक्षा, जब वह कार्य करते हुए है, इन सर्विस में है, तो उसको भी एजुकेट और दिया जा सकता है। और कर्मचारियों की भर्ती किया जाए जिससे मानव पूंजी सिद्धांत में बढ़ोतरी होगी। ऑप्शन हमारा बी सी डी सी की ओर। यह जो है फीसर के अनुसार है, आय में जो वृद्धि होती है फीसर के अनुसार।
54 में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियंत्रण कालावधि के अंतर्निहित तर्क को दर्शाता है? ए, कोई व्यक्ति कतिपय कालावधि हेतु प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है। बी, कोई व्यक्ति कम संख्या में लोगों के साथ कार्य कर सकता है। सी, कोई व्यक्ति प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु लोगों का लघु समूह बना सकता है। डी, कोई व्यक्ति लोगों के बड़े समूह को नियंत्रित कर सकता है। क्या होगा हमारा सही विकल्प? तो इसका सही विकल्प जो है, कोई व्यक्ति प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु लोगों का लघु समूह बना सकता है। ऑप्शन सी की ओर। चलिए 55 पे है। WBL का तात्पर्य है? ए, वाइड बेस्ड लर्निंग, बी, वेव बेस्ड लर्निंग, सी, वेव वाइड लर्निंग और डी है वेव बेस्ड लिसनिंग। क्या होगा? WBL यह जो है आपको इंटरनेट की सहायता से शैक्षणिक गतिविधियों को निर्देशात्मक वितरण उपकरण छात्रों को दी जाती है। यह ऑनलाइन या ई लर्निंग कहा जाता है। इसमें ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग ये सब हो रहता है। वेब पेज और हाइपरलिंक यह सूचनाओं को बृहद तक पहुंचाने में मदद करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा सही विकल्प? वेब बेस्ड लर्निंग। वेब बेस्ड लर्निंग ऑप्शन बी की। छप्पन पे है। स्कूल के बस्ते के बोझ को कम करने की सिफारिश किसने की थी? ए, यशपाल समिति, बी, राष्ट्रीय महिला आयोग, सी, राममूर्ति समिति और डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो हम सभी जानते हैं कि स्कूल के बस्ते को बोझ को कम करने की सिफारिश जो करने वाले हैं वो है आपको प्रोफेसर यशपाल। इनकी एक कमेटी गठित की गई थी 1992 में और इसकी अध्यक्षता यशपाल जी ने किए। और जो बातें थी वह था आपको कि प्राथमिक कक्षा में जो भी बच्चे हैं उन्हें बैग जो है वह नहीं अथी करना है, और हो भी बैग तो उसका औसतन जो है वेट 4 kg से अधिक न हो, 4 kg के बराबर तक ही हो। ये कथन जो है कि स्कूल के बस्ते के बोझ को कम करना क्या हो जाएगा? यशपाल समिति ऑप्शन ए। संतानवे निम्नलिखित सूची में से उन कारकों की पहचान करें जो सामाजिक गतिशीलता में सहायता करते हैं। ए, शिक्षा, बी, जाति, सी, आय, डी, व्यवसाय और ई है पंथ। क्या होगा? सामाजिक गतिशीलता में तो शिक्षा तो हमें करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। शिक्षा हमारा क्या करेगा? गतिशीलता प्रदान करता है। लेकिन जाति यह नहीं, यह क्या करता है? रूढ़ता ला देता है। यहाँ
बैठा देता है। और आय तो चाहिए ही चाहिए, व्यवसाय भी चाहिए ही चाहिए, लेकिन पंथ यह भी अच्छी चीज नहीं है। इससे क्या होता है कि आय, शिक्षा एवं व्यवसाय, 3 हो गया हमारा, यही सही है ऑप्शन ए, सी, डी, डी की ओर। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम और विकल्प के निम्नलिखित आयाम में से कौन सा आयाम पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के परस्पर संबद्धता पर ध्यान केंद्रित करता है? ए क्षेत्र, बी अनुक्रम, सी अस्पष्टता और डी है निरंतरता। क्या होगा? तो यहाँ जो है अस्पष्टता, क्लैरिटी जो है पाठ्यक्रम के लिए संबद्धता रखता है। क्लैरिटी ऑप्शन सी की ओर। चलिए 59 में है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। CIPP मूल्यांकन के प्रकार पर बनी और दूसरा जो है मूल्यांकन के माध्यम से उनके उद्देश्यों से बनी है। ए है संदर्भ मूल्यांकन, बी है आगत मूल्यांकन और सी है प्रक्रिया मूल्यांकन और डी है उत्पाद मूल्यांकन। यानी कहीं ना कहीं हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? प्राप्त किए गए उद्देश्य व सामाजिक अंतर्वस्तु, सामाजिक समावेशित अंतर्वस्तु से संबंधित सूचना को संप्रेषित करना। क्या होगा हमारा? डी का दूसरा हो जाएगा। डी का दूसरा एक ही में है, ऑप्शन बी की ओर। A3 यानी संदर्भ मूल्यांकन, तो विद्यमान अवसरों पर आवश्यकताओं का निर्धारण और समस्याओं का निदान करना है, ऑप्शन बी है। साठ में है, निम्नलिखित में से किन कथनों में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का वर्णन किया गया है? ए मानसिक विकारों की रोकथाम, बी व्यक्ति और समूह के मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण, सी व्यक्ति की सुरक्षा और स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, डी मानसिक अस्वस्थता के उपचार के लिए चिकित्सीय उपाय का अन्वेषण और उपयोग, ई है समूह में अंतर व्यक्तिक संबंधों को प्रोत्साहन देना है। क्या होगा हमारा सही विकल्प? कोई 3 को ही चयन करना है। तो मानसिक विकारों की रोकथाम, यह तो चाहिए ही चाहिए, तब तो मानसिक स्वास्थ्य में आगे बढ़ोतरी हो सकती है। बी कह रहा है व्यक्ति और समूह के मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण भी करना चाहिए। व्यक्ति की सुरक्षा और स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, तो ये किस लिए आएगा? व्यक्ति की सुरक्षा और अपने आप के लिए, ये सी सही नहीं है, डी है मानसिक अस्वस्थता के उपचार के लिए चिकित्सीय उपाय का अन्वेषण और उपयोग, ये आपको पूर्णतः सही है। यानी ए, बी और डी, ए, बी और डी। कहाँ गया? ए, बी, डी, बी ऑप्शन में है। चलो
अगला प्रश्न 61 में, निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 1995 के अनुसार निःशक्तता की निम्नलिखित दशाओं को अभी ज्ञात किया गया है। ए, दृष्टिहीनता और अल्प दृष्टि। बी, श्रवण दोष ग्रस्तता। सी, मानसिक मंदता और मानसिक व्याधि। डी, स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार। ई, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता। 3 का चयन करना है, कौन सा हो जाएगा? दृष्टिहीनता और अल्प दृष्टि, यह सही है। श्रवण दोषग्रस्तता, यह भी सही है। मानसिक मंदता और मानसिक व्याधि, यह भी सही है। यानी ऑप्शन हमारा सी की ओर जाएगा। ए, बी, सी तीनों सही है। अगला प्रश्न 62 की ओर, आधारित सिद्धांत के सृजन हेतु तो क्रम चिन्हित करें। यहाँ क्रम होगा। ए, कूट लेखन और वृत्तीकरण। बी, आवश्यक प्रतिचयन और आंकड़ा संग्रह संबंधी निर्णय का लिया जाना। सी, इसकी संगति के कारक मूलाक्षरों को चिन्हित करना। डी, वर्गीकरण एवं तुलना। यह सिद्धांत सत्यापन एवं सामान्यकरण विसर्जीकरण। यह आपको क्रम में सोपानिक रूप में स्टेप बाय स्टेप कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो ई तो हमारा सबसे अंत में हो गया, यानी ई जो है 5वें स्थान पर है। अब हमारा देखना है कि 1, 2, 3, 4 जो बच गया वह किस प्रकार का रखा गया है। तो यहाँ आधारित सिद्धांत का जो है सृजन वह इसलिए किया गया कि आंकड़ा संबंधी जो भी निर्णय हो वह प्रतिचयन के माध्यम से हो, यही हमारा है ना। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे 62 में, तो यह है आपका कूट लेखन और वृत्तीकरण। कूट लेखन और वृत्तीकरण यह कथन नहीं है, बी होगा। आवश्यक प्रतिचयन और आंकड़ा संग्रह संबंधी निर्णय का लिया जाना, ठीक है, बी हमारा सबसे पहले आएगा। क्योंकि हम सैंपल का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद हम आंकड़ा यानी डाटा को सिलेक्ट करेंगे कि किससे हम क्या करना है। तो बी हमारा एक ही ऑप्शन में है, वो है आपको डी। ऑप्शन डी की ओर है, BADCE। ये रहा। चलिए 63 पर है। डेंग और ल्यूक द्वारा प्रस्तावित ज्ञान की 3 अवधारणा कौन कौन सी है? ए, अनुशासनात्मक, व्यावहारिक, अनुभूतिजन्य। बी, प्रक्रियात्मक, परासंज्ञानात्मक, व्यावहारिक। और सी है अनुशासनात्मक, प्रक्रियात्मक, अनुभूतिजन्य। और डी है तथ्यात्मक, व्यावहारिक और अनुभूतिजन्य। तो डेंग और ल्यूक जो थे उसमें सही का चयन करना है कि जो 3 ज्ञान की बातें बताई गई थी वो कौन कौन से हैं। तो डेंग और ल्यूक महोदय ने जो 3 ज्ञान की बातें कही वो है आपका अनुशासनात्मक और दूसरा है व्यावहारिक, तीसरा है आपका अनुभूतिजन। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन अनुशासनात्मक, व्यावहारिक और अनुभूतिजन। ऑप्शन ए की ओर। ये रहा सही विकल्प। अगला प्रश्न 64 की ओर।
पाश्चात्य दर्शन का कौन सा संप्रदाय निम्नलिखित तत्वमीमांसात्मक प्रतिज्ञप्ति का समर्थन करता है? क्या कहता है? और यह इसे कौन से संप्रदाय जो है इसको मानता है? क्योंकि विश्व का अस्तित्व हमसे स्वतंत्र है और वह ऐसे नियमों द्वारा शासित होता है जिन पर हमारा नियंत्रण कम है, इसलिए इसके अनुरूप बनने के लिए विश्व के बारे में कतिपय अवश्यंभावी बातों को जान लेना आवश्यक है। ए विचारवाद, बी प्रयोजनवाद, सी अस्तित्ववाद और डी है यथार्थवाद। तो विश्व के सामने और नियम की जो बातें हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यथार्थवाद। चलो, यथार्थवाद ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिला। चलिए, ये था आपका 65। किसी बजट के अनिवार्य घटक होते हैं? ए भवन और अवसंरचना, बी आय और व्यय, सी नीति और कार्यक्रम, डी है शुल्क और वेतन। तो ये सब जो है नहीं है आपका, भवन और अवसंरचना नहीं है, नीति और कार्यक्रम नहीं है, शुल्क और वेतन नहीं है। क्या है? आय और व्यय, आमदनी और खर्च। यही तो हमारा बजट का मुख्य रूप से घटक है। यह जो बजट के रूप है उसके दो घटक है। पहला है आपका सार्वजनिक आय और दूसरा है सार्वजनिक व्यय। यह सार्वजनिक व्यय जो है यह भी आपको दो तरह से प्राप्त किए जाते हैं। एक है आपका राजस्व आय और दूसरा है हिस्सा गैर कर। गैर कर आय है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा 25 प्रश्नों का सेट जो आपको परीक्षोपयोगी साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो काइंडली लाइक, सपोर्ट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसलिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।